नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान हमारा भूगोल का अंदर अध्याय 4 है, जिसका शीर्षक है मानचित्र। उसका जो दूसरा पार्ट है आज हम चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में जिन विद्यार्थियों ने ना देखा हो तो ज़रूर देख लें। और हमने पिछले क्लास में मानचित्र के बारे में जानकारी ली, मानचित्र के प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की और उनके एग्जाम्पल देखे। फिर जो उसके मानचित्र के घटक है, मुख्यतः 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो उसमें दूरी के बारे में भी जानकारी हमने हासिल की थी कि किस प्रकार से दूरी को नापा जाता है। और आज हम इस वीडियो के अंदर जो शेष भाग बचा है, जो उनके दिशा और प्रतीक जो 2 घटक है तथा अन्य माहिती है, आज हम मानचित्र के जो इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्यों हमें महत्वपूर्ण है, क्या हमें जानकारी मिलती है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। जो दिशा जो सेकंड जो दूसरा घटक है कि ज़्यादातर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ, हमने बहुत सारे मानचित्र देखा है जहाँ पे दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यहाँ तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। देखो ये मैंने यहाँ पे एक मैप भी रखा है, भारत का भौतिक मानचित्र। देखो उसके ही राइट साइड में देखो वहाँ पे एक तीर जैसा निशान बना है, वहाँ पे ऊ लिखा हुआ है। तो ये हमें दिखाता है दिशा की भाई इस दिशा है वो उत्तर दिशा आई हुई है ना। तो हर एक जितने सारे जो मानचित्र होंगे उसमें ये दिशा है दी गई होती है और तीर का निशान वहाँ पे बना हुआ होता है। यह दिशा है हमें बहुत सारी जानकारी प्रदान करती है ना। जब हमें उत्तर दिशा में मिल जाती है तो हमें पता है कि जो 4 दिशा है हम जानते हैं ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो अगर उत्तर दिशा में मिल जाता है और जो बाकी जो 3 दिशा है उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि उत्तर है उसके अपोजिट साइड में दक्षिण होगी। अगर दक्षिण पता चल गया तो उसके हमें पता है कि देखो बाईं तरफ पश्चिम होगा, और पश्चिम मिल गया तो उसके अपोजिट साइड में होगा पूरब। तो ये जो 4 दिशा है हमें आसानी से पता चल जाती है। इसे मुख्य 4 दिशाओं के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, है ना। ये जो 4 दिशाएं क्या है, मुख्य दिशाओं के नाम से जाना जाता है। जो मुख्य 4 दिशाओं को जो हमने देखा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उसे प्रधान दिग्बंधु कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? प्रधान दिग्बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न आया कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते, तो आपको याद होना चाहिए कि जो 4 जो मुख्य दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसे प्रधान दिग्बिंदु के नाम से जाना जाता है। मुख्य दिशाओं के बीच और 4 दिशाएं आई हुई है। देखो यहाँ पे एक नीचे भी एक फोटो में दिया गया है। जो 4 दिशा तो है ही, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लेकिन उनके बीच भी एक वहाँ पे क्या है, 4 दिशा आई हुई है। तो देखो वहाँ पे एक चित्र में भी लिखा है कि उत्तर और पश्चिम, उत्तर और जो पूर्व है उसमें बीच में आती है उत्तरी पूर्व दिशा। फिर पूर्व और दक्षिण के बीच में आता है दक्षिणी पूर्व दिशा। फिर इस साइड देखो पश्चिम और दक्षिण के बीच में देखो तो उसमें दक्षिण पश्चिम दिशा। फिर आता है कि उत्तर पश्चिम के बीच में देखो उत्तरी पश्चिमी दिशा। तो ये 4 जो दिशा, मुख्य दिशा भी याद रखना है, प्रधान दिग्बिंदु भी याद रखना है, और इनके बीच में जो आई हुई दिशा है वो भी आपको याद रखना है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, ये 4 और उनके जो कुल 8 दिशाएं आपको याद रखनी है। दिक्सूचक, है ना, हमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिसे कंपास भी कहा जाता है। ये मुख्य दिशाओं को दर्शाने वाले यंत्र को दिक्सूचक कहा जाता है ना। जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो मुख्य दिशाएं हैं
उनको दर्शाने वाले जो यंत्र होते हैं उसे दिक्सूचक कहा जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है ना। उसमें भी लिखा होता है, जो रेड एरो होता है वहाँ पे उत्तरी जो किस साइड दिशा है वो हमें बताती है, जिसे दिक्सूचक कहा जाता है ना। बहुत बार हमने देखा होता है, ये ज़्यादातर जो समुद्री इलाका है वहाँ पे हम जहाँ पे स्थल के भाग में रहते हैं वहाँ पे तो पता चल जाता है कि ये उत्तर दिशा है दक्षिण दिशा है, लेकिन जहाँ पे समुद्र में जो जहाज लेके बोट लेके जाते हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरा जो उसका घटक है मानचित्र का वो है प्रतीक। पहला कौन सा था, तो दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा आप देखेंगे हम प्रतीक। प्रतीक यानी कि जो सिंबल दिए हुए होते ना उसे कहते हैं प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है ना। कोई भी मानचित्र ले लो, उसका तीसरा ये प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियाँ, देखो आकार की भी हो सकती है और प्रकार की भी हो सकती है, अलग अलग आकृतियाँ, जैसे भवन सड़क को दिखाना हो, पुल को दिखाना हो, रेल की पटरी को दिखाना हो या कुएं को दिखाना हो, ये इतना संभव नहीं है। और मानचित्र में कहाँ हम कुएं दौड़ने वहाँ बैठने दौड़ेंगे और बनाएंगे, है ना। सड़क पुल भी वहाँ पे नहीं बना सकते, तो क्या उसके लिए प्रतीक होना अगर होगा तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि ये कुआं है, तालाब है, सरोवर है या फिर कोई भवन है, बिल्डिंग से, वो आसानी से पता चल जाता है। इसीलिए उनको दर्शाने के लिए निश्चित अक्षरों, छाया और रंगचित्रों का तथा रेखाओं का भी उपयोग किया जाता है कि ये क्या यहाँ पे आया हुआ है। देखो यहाँ पे एक फोटो में देखिए कि प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं ना। अब मानचित्र बना रहे उसमें ऐसा बोला कि तालाब यहाँ पे बनाओ, तो हम थोड़ी ना तालाब यहाँ पे उसको बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे उसका आकार दे देंगे तो पता चल जाएगा कि ये तालाब यहाँ पे आया हुआ है। तो देखो रेलवे लाइन में भी देखो अलग अलग जो उसके जो प्रकार है, बड़ी लाइन है तो उसमें देखो वहाँ पे घाटा रहेगा, मीटर लाइन है तो उससे एक पट्टी रहेगी, उसमें बीच बीच में वहाँ पे रेखा रहेगी। रेलवे स्टेशन है तो देखो वहाँ पे RS और वहाँ पे पटरियों का निशान भी दिया हुआ है। सड़क है तो पक्की और कच्ची, है ना। कच्ची है तो देखो उसमें बीच बीच में रुकावट है, और पक्की है तो मतलब सीधी दो लाइन है, तो उसे कहते हैं सड़क के भी इस प्रकार से पहचाना जा सकता है। सीमा, देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो देखो रेखा है, फिर डॉट जो एकदम काटी है, फिर देखो राज्य की देखो उससे कम, जिला की देखो उसमें केवल एक रेखा के रूप में दी गई, डॉट बीच में नहीं है। फिर नदी देखो तो भाई उसका देखो आकार के रूप में, कुआं है तो देखो गोलाकार के रूप में होता है, पता है तो उस प्रकार दिया गया। तालाब है, नहर, फिर पुल, देखो पुल का भी देखो ऐसे ही आकार वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। फिर कोई मंदिर हो, गिरजाघर हो, मस्जिद, छतरी हो, तो इस प्रकार से क्या है कि उनके छोटे से रूप वहाँ पे बनाए जाते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे क्या आया हुआ है। फिर कोई पुलिस ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस हो सॉरी, तो उसको PO के नाम से जानते हैं। पोस्ट एवं टेलीफोन ऑफिस हो तो PTO, और पुलिस स्टेशन है तो PS के नाम से जाना जाता है। याद रखना है सभी ये प्रतीक। फिर बस्ती है तो देखो वहाँ पे घर के कुछ आवास, है ना, अलग अलग जहाँ पे हम बनाते हैं वहाँ पे भी है। कब्रस्तान है तो वहाँ पे हम एक टीले जैसा वहाँ पे बनाया जाता है। फिर पेड़ है तो उसको पेड़ के का आकार दिया जाता है। घास आई हुई है तो उसकी घास से कुछ पत्तियों के निशान भी बनाए जाते हैं। तो ये क्या है कि हम कुछ जिस क्षेत्र में जो भी कोई प्रतीक के माध्यम से हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आया हुआ है, और बहुत ही ये फायदेमंद रहता है और आसानी से समझ में आ जाता है। अगर आप चित्र की भाषा को नहीं जानते, है ना, मान लो कि वहाँ किसी क्षेत्र की भाषा नहीं जानते और आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब हम क्या करते हैं, इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मान लो कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे, अगर हमने किसी और साउथ की तरफ चले गए या फिर नॉर्थ ईस्ट तरफ की तरफ चले गए जहाँ पे उनकी भाषा हम आसानी से समझ नहीं पाते, तब वहाँ पे कोई मैप के अंदर ऐसे कोई चिन्ह दिए गए हो, प्रतीक दिए गए हो, तो हम आसानी से समझ जाते कि यहाँ पे
क्या आया होगा। देखो ये प्रतीकों की बहुत सारी विशेषता है। किन प्रतीकों का उपयोग से संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है ना, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देशों के अंदर पूरे एक प्रतीक का जो तालाब का रूप है या कुएं का जो आकार है या फिर अंतर्राष्ट्रीय की जो रेखा है, सीमा है, सभी को एक समान माना जाएगा, है ना। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये राज्य नहीं मानेगा, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, सभी उसको मानना पड़ेगा। इन्हें रूढ़ प्रतीक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आया रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं, हाँ, तो वह प्रतीक जो हमें अंतर्राष्ट्रीय सहमति दिलाता हो या फिर किसी चिन्ह के बारे में जानकारी देता हो, तो ऐसे प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक भी कहा जाता है। ये विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। हमें पता है कि जो पानी का आकार है वो नीले रंग का होता है, तो उस प्रकार से हम दिखाई देता है। सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग का इस्तेमाल पर्वतों के लिए, पीला रंग है वो पठारों के लिए और हरा रंग है मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ताकि अगर ऐसा कोई कहीं पे भी चिन्ह या कलर का रंग का इस्तेमाल किया हो तो हमें पता होना चाहिए कि नीला है तो जलाशय कहीं कुछ तालाब है कुछ होगा, पूरा है तो पर्वत है वहाँ पे आए होंगे। तो ये हमें सटीक जानकारी इसके प्रतीकों के माध्यम से मिल जाती है। अब देखो इसके पीछे देखो यहाँ पे एक रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है बच्चों, कि एक आरेखण है ना, रेखाओं से बना हुआ है जो पैमाने पर आधारित न होकर, किसी उसमें कोई माप है एक फिक्स नहीं होता है, न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है ना। हम याददाश्त के आधार पर कि हमें पता है कि हमें सही में पता नहीं है कि मान लो कि हमारा कि जहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ से कोई जो हॉस्पिटल है कितना दूर आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक हम अपने याददाश्त के आधार पर ऐसे बनाते फिर हम ऐसे जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, फिर दाएं की तरफ मुड़ेंगे। तो ये क्या एक पूरे रेखा के रूप में जो बनाते हैं उसे कहते हैं रेखा चित्र, है ना। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है कि इसी प्रकार है सही में इस जगह पे ऐसे मुड़ के हमें जाना है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है ना, कि हमें बताया कि भाई मैं पहले यहाँ से जाऊँगा, फिर यहाँ पे एक दुकान आएगी, दुकान से मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ूंगा, फिर आगे 50 जो स्टेप है वो चलूँगा, फिर वहाँ से एक मंदिर आएगा, फिर वहाँ से गोल घूम के इस गली में जाऊँगा। तो ये क्या है कि एक अपना घर का रास्ता है वो आरेखण के माध्यम से बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से किया जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। याद रखना है बच्चों, रेखा चित्र मानचित्र किसे कहते हैं, कि बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। इस जो अध्याय का जो लास्ट टॉपिक है खाका, याद रखना है ये सब सारा टॉपिक जो पॉइंट है कि एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है ना। तो छोटा क्षेत्र है, मान लो कि कोई हमारा कमरा का कोई ऐसा भाग हो या फिर कोई हमारे एक बैठक का किचन का कोई क्षेत्र हो, तो ये छोटा क्षेत्र कहलाता है ना। उनका जो खींचा गया जो रेखा चित्र है उसे खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती कि नहीं होती। जैसे इसमें काफ़ी बड़े पैमाने वाले कहलाते हैं जो छोटे क्षेत्र के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, कि भी ये कमरा कितना लंबा होगा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है ना, हम आसानी से उसमें नहीं दिख पाते। तो ये क्या है, खाका के माध्यम से जो एक छोटे क्षेत्र के जो पैमाने के माध्यम से हम क्या करते हैं उसको तैयार करते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा अध्याय ये कंप्लीट होता है। जो विद्यार्थी जो बच्चे ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आगे आने वाले जो समय में आगे के जो अध्याय है उसकी जानकारी हम लेते रहेंगे। आभार।